हो गई। देखो यहाँ पर इम्पल्स एक छोटा सा टॉपिक है। इम्पल्स आई से हम डिनोट करते हैं। फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। लाइक बाउंसिंग ऑफ बॉल, जैसे हैमरिंग, जैसे नेल को हम हैमरिंग करेंगे, बॉल को हमने ग्राउंड पर स्ट्राइक कराया, बहुत कम टाइम के लिए ग्राउंड को स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट बैक। जैसे तुम्हें इसके लिए इम्पल्स के लिए हम एग्जांपल क्या लेते हैं कि क्रिकेटर जैसे बॉल को कैच करता है तो हैंड को अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे तुम हैंड को पीछे लेकर आओगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। द इम्पल्स इज इक्वल टू F into delta t. Force vector, so impulse is a vector. अगर हम फोर्स और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फोर्स और टाइम, जैसे कोई कर्व नेचर, तो एरिया अंडर, यहाँ T1 टाइम और ये T2 टाइम, तो एरिया अंडर, सर नोटबुक सीधी कर लो सर। एरिया अंडर FT ग्राफ डिनोट द इम्पल्स। मीन्स F और T का हमें ग्राफ अगर गिवन है तो इसका तुम एरिया कैलकुलेट करोगे तो इम्पल्स की वैल्यू मिल जाए। यूनिट इम्पल्स के लिए फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम इज सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। एक आता है टर्म इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मीन्स लाइक I इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गए, डेल्टा P बचा। डेल्टा P को तुम क्या लिख सकते हो, P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल। मोमेंटम फाइनल, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू v माइनस u। The impulse is equal to change in momentum. This is equal to impulse momentum theorem. तो हम लोग अब आ जाए फ्रिक्शन। सर डेल्टा पी वाले से फिर से बता दो। देखो इम्पल्स को हमने क्या बताया, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, F इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हमने क्या बताया, F इंटू डेल्टा टी, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, F इंटू डेल्टा टी। F को हम लिखते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा P बचा, P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल, मीन्स M इंटू V माइनस ऑफ M इंटू U, M इंटू V माइनस ऑफ U। क्लियर हो गया? तो चेंज इन मोमेंटम आ गई ना, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। यस तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब हम आ जाए फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन वैसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा दिया था, फिर भी हम डिस्कस कर दें। फ्रिक्शन, इट इज एन opposing force which comes into play when there is a relative motion between the two bodies। दो बॉडी के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होती है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब एक बॉडी है, जैसे ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी, अगर मूव करेगी तो इसके स्पीड को
या इसकी वेलोसिटी, इसके एक्सेलरेशन को कम करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, दैट फोर्स दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम आ गए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट is called static friction. Second, this is called, and third is called kinetic friction. या पेज टर्न करें। सर मेरे को स्क्रीन ब्लर दिख रही है। If I am audible. खुद दिख रहा है। आरते सब यस सर। सर ब्लर और स्क्रीन तो फ्रीज ही हो गई है। को ब्लर दिख रहा है। हेलो स्क्रीन है। एंड थर्ड इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे। पेज टर्न करें। यस सर। Yes sir. नेम से क्लियर है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। मीन्स फोर्स अप्लाई हो, लेकिन अगर बॉडी का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। किसने मैसेज डाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन is that type of friction in which there is no actual movement of a body by the application of applied force। मीन्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर बॉडी का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये ग्राउंड, या हमने एक ब्लॉक लिया, इसके मास m, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एंड p दिस इज अप्लाइड फोर्स, f this is called frictional force। मीन्स हम एज्यूम कर लें कि अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स अपोजिंग फोर्स इज 10 न्यूटन। अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का मूवमेंट नहीं है, मीन्स अपोजिंग फोर्स इज 20 न्यूटन। तो फाइनली तुम देखो ब्लॉक की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में तुम अप्लाइड फोर्स दे रहे हो उसी प्रोपोर्शन में हमारी फ्रिक्शन की भी फोर्स एक्ट करेगी, तभी फाइनली ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। लाइक इन स्टैटिक फ्रिक्शन the applied force is equal to the frictional force, means P applied force frictional force के equal है।
तो सर इसको सर ब्लॉक को मूव कराने के लिए सर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को सर मतलब कि पता कैसे चलेगा सर कितना फ्रिक्शन फोर्स हमने करना ज्यादा पड़ेगा, लगाना है? कम करना पड़ेगा। या तो सरफेस स्मूथ होगा, या अप्लाइड फोर्स को और भी इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक फाइनली मूव कर जाए। सर तो जैसे सर हमारा आपने जैसे आपने बोला कि सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सर स्टैटिक फोर्स भी 10 स्टैटिक फ्रिक्शन में 10 का लग रहा है, तो जैसे हाँ, जैसे हम बढ़ाते अगर जाएंगे तो वो भी ब्लॉक, तो बढ़ेगा। देखो, अगर ब्लॉक मूव नहीं किया तो इसका मतलब ये मान के चलना है कि अपोजिंग फोर्स उतनी ही न्यूटन। अब तुम्हारे ये तुम बोलोगे, अब हमने दीवार को पुश कर रहे हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स से अप्लाइड हो रहा है, तो 10 का ही अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं। फिर तुम 100 का भी फोर्स लगाओगे तब भी वॉल मूव नहीं करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि देखो, चाहे वो वॉल 100 का लगाए या 1000 का लगाए, तुम सोचो, फ्रिक्शन फोर्स चाहे 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, क्या ब्लॉक ऑटोमेटिकली पीछे मूव करेगा? नो सर। नहीं मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चाहे वो 1000 न्यूटन का फोर्स हो बैकवर्ड लगा रहा है फ्रिक्शन का, फाइनली ब्लॉक तो मूव नहीं करता है। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ब्लॉक नहीं मूव करता है। ऐसे भी सोचो, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, फाइनली ब्लॉक का मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स के इस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस कर रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। अगर ब्लॉक मूव ही नहीं करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहे 10 न्यूटन का हो या 100 न्यूटन का हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. इन स्टैटिक P दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है F, फ्रिक्शनल फोर्स जो मैं अभी आगे बताऊंगा वो म्यू इंटू एन होता है, और एन होता है M इंटू जी। एक्चुअली म्यू दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम आगे अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहां P अप्लाइड फोर्स, M इंटू ए अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम इंटू जी, मीन्स ए की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू जी होता है इन द केस ऑफ स्टैटिक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो म्यू इंटू जी। फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। सेकंड, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को सर मोमेंटम लिखते हैं? नहीं, क्यों? सर आपने सर पी मतलब सर मोमेंटम तो होगा। नहीं, हमने तो यहाँ पर लिख तो लिया, मेंशन तो कर दिया है, क्योंकि दोनों एफ एफ लिखेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। सर फिर उसका फॉर्मूला सर एम ए क्यों हुआ? फोर्स इन अच्छा यहाँ मास देखो इनटू ना पी, एक्सीलरेशन। यस सर, यस सर, यस। ठीक है ना, पी को यस हमने सर। अप्लाइड फोर्स यहाँ मेंशन। यस। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग नेम से भी क्लियर है, टेंडेंसी टू मूव, मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी टेंडेंसी अब मूव कर जाएगा। जैसे देखते हो 30 मार्क्स पासिंग होता है, 29 आता है, तो हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग में था, जस्ट एक नंबर और भी मिल जाता तो पास कर जाता। तो लिमिटिंग का मतलब है टेंडेंसी टू मूव, मूव नहीं कर रहा है ब्लॉक लेकिन उसकी टेंडेंसी मूव करने का। जैसे तुम देखोगे, लाइक अगर तुम देखो कार स्टार्ट करते हैं, तो तुम स्टार्ट जब करोगे तो पहले तुम्हें जस्ट कार को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तुम्हें फर्स्ट गियर में डालना, क्योंकि फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है।
तो जस्ट क्या है, रेस्ट से मोशन में लाने के, तो वो लिमिटिंग सिचुएशन होता है कि मूव कर भी सकता है, नहीं भी मूव करे। लेकिन अगर मूव कर गया तो दिस इज द केस ऑफ काइनेटिक, लेकिन अगर मूव नहीं किया तो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग। उसकी टेंडेंसी है मूव करने। तो टेंडेंसी हम नॉर्मली कहां देखते हैं, जैसे इंक्लाइन प्लेन। सर एक बार सर लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर से बता दें, मेरा नेट चला गया था। यही तो मैं बता रहा हूं। जैसे इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक हमने यहां रखा और इसको हम एक फोर्स अप्लाई करके हम इसको रोक रखें। अब ये रुकी हुई है, लेकिन इसकी टेंडेंसी मूव करने का है। जैसे तुम फोर्स हटाओगे मूव कर जाए। द टेंडेंसी टू मूव, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव कर जाएगा तो इसका नियम हो जाएगा काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो लिमिटिंग तो टाइप ऑफ स्टैटिक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। एट दिस स्टेज the body is at the verge of movement, means tendency to move, this is called limiting। मतलब हमेशा उसकी टेंडेंसी है मूव करने की, लेकिन वो मूव कर नहीं रहा। जैसे तुम फोर्स हटाओगे ब्लॉक का मूवमेंट स्टार्ट हो, लेकिन जब तक तुमने फोर्स अप्लाई करके रखे हो तब तक के ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा। तो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग। आ रही बात समझ में? यस सर। The limiting is the maximum value of static, क्योंकि फाइनली तो वो रेस्ट नहीं है, उसकी केवल टेंडेंसी है मूव करने। तो लिमिटिंग को हम बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। सर मिनिमम नहीं लिखना चाहिए सर हमें? क्यों? तुम सर ये बोल, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को, तुम क्या कहना चाहते कि मिनिमम अगर होगा तभी तो फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट होगी। यस सर। लेकिन हमने एक चीज और भी ध्यान नहीं दिया तुमने। हमने क्या बताया, लिमिटिंग इज द टाइप ऑफ स्टैटिक। जितना तुम फोर्स लगाना चाहोगे बॉडी मूव नहीं कर रहा है, उतना ही तो अपोजिंग फोर्स भी होगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। फाइनली ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन फोर्स तो ज्यादा लगाएगा ना, स्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। हाँ। हम काइनेटिक, तुम आगे, तुम जस्ट लिमिटिंग को क्रॉस कर गए सर। मैं लिमिट से जस्ट पहले हूं। बात आ रही समझ में? हाँ हाँ बोलो। चलो सर लिमिटिंग बता दोगे वापस? लिमिटिंग ही तो बता रहा हूं। देखो स्टार्टिंग से बता दो। क्या बोलते, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। इसमें बॉडी का केवल टेंडेंसी है मूव करने का, मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव कर जाएगा बॉडी तो दिस इज द केस ऑफ काइनेटिक। समझ गए? हेलो। अब देखो लिमिटिंग क्या है, हमने क्या बताया, टाइप ऑफ स्टैटिक। ये स्टैटिक है ही, साथ में इसकी टेंडेंसी है कि थोड़े से और भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करते हैं। मतलब जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन पर रखा, हमने फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को रोक रखा, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो। तो कार्तिक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पुट अप किया है। तो इसमें क्या है कि इसका ये कहना है कि जब बॉडी मूव करेगा तब तो फ्रिक्शन के फोर्स कम हो जाएगा, तो बिल्कुल कम होगा। लेकिन जब ब्लॉक मूव कर जाएगा तब। तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कार्तिक, कार ड्राइव करते हो? नहीं सर। नहीं क्या है? तुम देखोगे, अच्छा तुम ये नॉर्मली तुम देखोगे, वैसे लोग ड्राइव भी करता है तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट गियर से। उसके बाद तुम देखोगे कि जैसे गियर तुम चेंज कर दोगे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यस सर। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में केवल रन कराने के लिए फर्स्ट गियर लगाते हैं, तो फर्स्ट गियर में पावर ज्यादा चाहिए होता है। तो
जस्ट ये लिमिटिंग को क्रॉस किया है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में जा रहा है, अब तक वो रेस्ट में ही था। तो हमारा ये कहना है कि फाइनली ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रही है, नहीं, लेकिन इसकी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है फोर्स। अब तुम देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई रस्सी से कोई जानवर को बांध रखे हो और वो हमेशा जोर लगा रहा है कि मैं रस्सी को तोड़ के निकल जाऊं, टूट नहीं रही है, लेकिन फोर्स ज्यादा लगा रहा है ना कि कभी टूट सकती है। समझ में आ रही बात? जैसे ब्लॉक स्ट्रिंग से हैंग कर रखे, टेंडेंसी है कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करे, लेकिन फाइनली ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। जैसे ब्लॉक मूव कर जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक कर गई। अब आ रही बात समझ में? जैसे लाइक इसी इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ब्लॉक को रखा और ये ब्लॉक एक थ्रेड से हमने अटैच कर दिया। जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं किया तब तक टेंशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ये टूटेगा तो टेंशन डिक्रीज होगी। हेलो, यस सर। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। तुम्हें किसी को भी रोक के रखना है तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके तुम उसको रोक के रखो, लेकिन एक बार तुम्हारे लिमिट से वो क्रॉस कर गया, तब देखोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे फोर्स कम होने लगेगा, उसका फोर्स बढ़ने लगेगा, क्योंकि काइनेटिक हो गई तो फ्रिक्शन कम हो गया, अपोजिंग फोर्स कम हो गया। लेकिन जब तक मूव नहीं किया तब तक अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। आ रही बात समझ में आया सबको या नहीं? यस सर, मतलब सर वो स्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा तो जितना फोर्स लग रहा है सर वो। स्टैटिक फोर्स तो फाइनली बढ़ेगा ही, क्योंकि बॉडी तो मूव नहीं करते, और सोचो कम होगा तो कभी मूव करेगा ही नहीं। यस सर, आगे नहीं, यस तो सर। स्टैटिक का ही जस्ट टेंडेंसी, इसके बाद वो मूव कर जाएगा, उस स्टेज पर है, तो तब तक तो अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा है ना कि उसको रोकना चाह रहा है। यस सर। देव आया समझ में? यस सर। हेलो, पक्का बताना। तो फाइनली क्या है, लिमिटिंग इज द टाइप ऑफ स्टैटिक। तो जैसे ये स्टैटिक है, लेकिन बॉडी का मूव करने की टेंडेंसी है, वो जस्ट मूव कर जाएगा, जस्ट मूव कर जाएगा, तब तक हम उसको रोक के रख रहे हैं, नहीं नहीं, अपोज करके हम रखेंगे, इसको मूव नहीं करने देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करना। तभी हम बोलते हैं लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक एट विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट और tendency to move is called limiting. सर अगर सर वो अगर मूव कर जाएगा फिर कौन सा फोर्स होगा? This is the case of kinetic. Automatic तुम्हारा फोर्स कम हो जाएगा, तब तक अपोजिंग फोर्स कम होने लगेगा ना। यस सर। अब तुम देखो, बाइक को, स्कूटी को लेकर तुम सैंड में चलाओ और सैंड हटा दो, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन कम होगा, स्पीड बढ़ेगी। मिट्टी वाले रोड होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक उसके स्पीड कम होगा। यस सर। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। देखो, जितना ज्यादा मतलब कम फ्रिक्शन हम करते जाएंगे, मीन्स स्मूथ करते जाएंगे, उतना ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो जैसे जैसे सरफेस को तुम स्मूथ करते जा रहे हो तो फ्रिक्शन की फोर्स कम होती जा रही है। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ये डायग्राम काट देता हूं।
नहीं तो कार्तिक कंफ्यूज कर जाएगा। कार्तिक यस सर। ऐसे बोल दिया, दिल पर नहीं लेना। यस सर। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैंने बोला दिल पर नहीं लेना, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। प्रज्ञा आई है आज? नहीं सर। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, मीन्स फोर्स अप्लाई करें अगर बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तुम देखोगे ऑटोमेटिक जैसे काइनेटिक होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे बॉडी फॉरवर्ड मूवमेंट होता जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन में कम होती जाएगी। स्टैटिक में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है क्योंकि अपोजिंग फोर्स होगा, क्योंकि फाइनली बॉडी को रोक के रखना है। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करके, इसका मतलब फ्रिक्शन कम होती जाएगी। आ रही बात समझ में? तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? विदाउट फ्रिक्शन आप मूव भी नहीं कर सकते। फ्रिक्शन तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा रफनेस भी नहीं। समझ रहे हो? विदाउट फ्रिक्शन तो स्कीड करने लगेगा ऑब्जेक्ट, सर काइनेटिक रोल नहीं एनर्जी कर, और नहीं काइनेटिक वो एनर्जी दूसरा। काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब मोशन, काइनेटिक एक्चुअल मीनिंग होता है मोशन। बॉडी सर मूव करे लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक डिफरेंट। सर एनर्जी और फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या है फिर? फ्रिक्शन, दिस इज द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज द एनर्जी। हेलो, यस सर। आ रहे समझ में? ये तो फोर्स है यस सर। अपोजिंग। The kinetic friction is that type of friction in which there is an actual movement of a body by the application of applied force. फोर्स अप्लाई करें अगर बॉडी का मूवमेंट हो रही है तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक। लाइक ग्राउंड है, एक ब्लॉक है, इसके मास P, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। F, this is called frictional force. N is normal reaction. This is called mg. In kinetic friction, P is greater than F. अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल से, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे बॉडी मूव कर रहा है मींस फ्रिक्शनल फोर्स कम होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब हमें ग्राफ इसका पूछा जाता है। एक्स एक्सिस में अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस में फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन में देखते हैं तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स दे रहे हो उतने ही फ्रिक्शनल फोर्स हो रही है क्योंकि बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन स्टैटिक का मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग, यहां आ गई लिमिटिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो ऑटोमेटिक फोर्स की वैल्यू कम होती है क्योंकि बॉडी फाइनली मूव कर रहा है तो अपोजिंग फोर्स कम होता जाएगा। दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक, दिस इज द लिमिटिंग,
and this is the kinetic. आया समझ में? देव सर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है सर, उसमें सर नीचे नहीं जाना चाहिए था सर। नहीं, काइनेटिक एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, उसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई। जैसे फ्रिक्शन लगती है, फ्रिक्शन के फोर्स, इस दोनों में तो फाइनली ब्लॉक का मूवमेंट ही नहीं है। यस सर। मूवमेंट यहाँ है। अब हमें फ्रिक्शन की वैल्यू हमें चेक करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे कंक्रीट और टायर्स, रबर के बीच में फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो फिक्स ही होगा फॉर ए गिवन मटेरियल, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। देखो, हमने फ्रिक्शनल फोर्स अभी बताया था म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू फॉर ए गिवन मटेरियल रिमेन कांस्टेंट, मास सेम है, जी सेम है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां चेंज हो रही है? यहां तो हम इसलिए फ्रिक्शनल बोल रहे हैं क्योंकि अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहां तो मटेरियल को कहां चेक कर पा रहे हैं? आ रही बात समझ में? कार्तिक, यस सर। पक्का क्लियर है सबको? यस सर। देवदीप, अभिरमन, दिव्यम, अर्पिता, सर मैं ग्राफ Yes, वाला सर वापस बता दो। ग्राफ तो भाई कर दीजिए। फिर से समझो। देखो, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बताया है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने अभी ये भी बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेड। हमने बताया कि कोई ब्लॉक है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो रही, मींस अपोजिंग फोर्स इज 5 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अपोजिंग फोर्स इज 10 न्यूटन। तो जितना अप्लाइड फोर्स दे रहे हो उतने ही तो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ग्राफ से स्ट्रेट लाइन जाएगी स्टैटिक में। यहां तक समझ में आ गया? ये स्टैटिक होगी। यहां तक में किसी को डाउट है? नो सर। देवदेव, नो सर। अब हम आ जाए लिमिटिंग का। लिमिटिंग हमने क्या बताया कि स्टैटिक की जहां तक मैक्सिमम हो, दिस इज द लिमिटिंग। इसके बाद बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। जैसे बॉडी मूव कर गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होने लगेगी। यहां पर तो फाइनली लिमिटिंग है, लिमिटिंग इज द स्टैटिक, बॉडी मूव नहीं किया है, लेकिन जस्ट इससे आगे बढ़ेंगे, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि यहां तक तो बॉडी मूव नहीं कर रही, इसलिए हाईएस्ट जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग। जैसे बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स बढ़ गई, तभी तो बॉडी मूव कर गया। आ रही बात समझ में? अगर बॉडी मूव कर गया इसका मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। यस तो सर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन लिमिटिंग से कम होगा, क्योंकि यहां तक तो बॉडी को तुमको रोकना है। यहां के बाद जैसे आगे बढ़ेगी, बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन कम होने लगेगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बताया म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मास सेम है, जी सेम है, म्यू की वैल्यू सेम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगा, चाहे बॉडी कितने भी स्पीड से मूव कर रहा हो। यहां तक में तो बॉडी का तो मूवमेंट ही नहीं हो, तो हम नेचर की क्या बात करें? वो तो फिक्स्ड है, रिजिड है, वो बैठा हुआ है, चाहे कितने भी धक्का लगा लो। आ रही बात समझ में? तभी ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होती जा रही है। आगे बढ़े?
देवदेव Yes, sir. देवदेव Yes, sir. कुछ तो बोलो, आगे बढ़े कि नहीं? Yes, sir. देवदेव बोलता ही नहीं है कुछ। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा 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 अच्छा, तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अप्लाइड फोर्स ग्राफिकली हमने देखा। अब हम आ जाएं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग friction is directly proportional to the normal reaction. It is opposite to the direction of applied force. Third, it is independent of area of cross section. Fourth, it depends upon the nature of material. फर्स्ट हमारा है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। F is equal to proportionality constant mu into F. Second, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड में सबको कंफ्यूजन होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें तो सबको कंफ्यूजन होगा। अंसार, Yes, sir. अंसार यस सर। कुछ नहीं बोलते तुम, आ रहा है समझ में या नहीं? आ रहा है सर। अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब तुम्हारे माइंड में यह क्वेश्चन होगा कि जितना ज्यादा एरिया टच होगा फ्रिक्शनल फोर्स तो उतना ही ज्यादा होगा, कम एरिया टच होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो कम ही होगी। यही होगा ना इसका ये मतलब। Yes, sir. लेकिन हमने तो ये लिख दिया इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अच्छा ये बताओ, जो हम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है? म्यू एम जी लिखा है। Yes, sir. देखो म्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हमें मास mg देखना है। चाहे किसी भी ब्लॉक को तुम ऐसे रख दो या किसी भी ब्लॉक को ऐसे रखो, क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा? Yes, sir. सरफेस पे सर उसका वो कम पड़ेगा ना सर, एरिया। नहीं, मैं बोल रहा हूं चाहे इस पेन को ऐसे रखें या पेन को ऐसे रखें, वेट डिफरेंट हो जाएगा? नहीं सर, वेट तो सेम ही रहेगा। तो mg तो सेम है, नेचर ऑफ द मटेरियल तो सेम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, सर, फिर इसलिए से- कभी कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये सर, ज्यादा फिर से एरिया है ये बता दो। कम है, यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन होगा यहाँ कम होगा। क्या बोले, फिर से बताऊं?
नहीं सर, अब आ गया। मतलब कि सर वो चाहे कैसे भी रखें सर, वो मतलब कि फ्रिक्शन सर उतना ही वही तो लगेगा। मैं बोला, म्यू इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। हमने लाइक एसी का रिमोट है, हमने ऐसे रख दिया, तो इसका mg देखिए, और अगर हम ऐसे रखें, क्या mg चेंज हो गई? दिव्यांग, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ mg चेंज होगा, चाहे ऐसे रखें या ऐसे रखें? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, रिपीट करना सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिमोट है, ठीक है, एसी का रिमोट हमने ये रखा, इसका यस वेट है mg, तो चाहे हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, क्या वेट में डिफरेंस आएगा? नो सर। वेट तो सेम ही रहेगा। तो यस सर। mg की वैल्यू तो सेम हो गई। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो चाहे हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, नेचर ऑफ द मटेरियल में भी तो चेंज नहीं आ रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। चाहे ऐसे रखो एरिया, चाहे ऐसे रखो एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े, क्योंकि इस पॉइंट में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब हमें एक टर्म डिफाइन करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो ज्यादा बेटर है, फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स mu is equal to force of limiting friction by normal reaction। mu की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई, mu is equal to 0 means perfectly smooth surface, mu की वैल्यू 1 perfectly rough surface। आ गए समझ में? यस। mu की वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में लाई, ना परफेक्टली रफ हम बोल सकते हैं, ना परफेक्टली स्मूथ, तो 0 से 1 के बीच में लाई। नेक्स्ट, अब हम आ जाएं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा, देखो, लाइक ए हॉरिजॉन्टल सर्फेस, एम, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन, p is the applied force, f is the frictional force। f frictional, this is called applied, f is the frictional। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट किसका है? फ्रिक्शनल फोर्स F and normal reaction R। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो,
हेलो, Yes, sir. तो हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। यहां से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल इसको लेते हैं। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू बेस, और ये परपेंडिकुलर एफ के इक्वल, बेस इज एन। अगर हम tan थीटा लेते हैं तो ये एफ इसके इक्वल हो गए, ये एन है, तो एफ बाई एन, और एफ बाई एन म्यू के इक्वल, मीन्स थीटा हम लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ म्यू, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम अल्फा से डिनोट करें, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। जैसे हम स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज द इंक्लाइंड, this angle is alpha, mg downward, normal reaction is this n, this angle alpha, तो ये एंगल कितना होगा ये हम बता चुके हैं कंपोनेंट में, ये एंगल कितना होगा अभिरमन? सर इसको सर तोड़ेंगे ना, मतलब सर cos थीटा और sin थीटा। मैंने बताया था ये अल्फा, वो तो तोड़ने के लिए तुम्हें एंगल दिखाना पड़ेगा, तो दिस एंगल भी अल्फा के इक्वल होगा, तभी हम इसको mg cos अल्फा लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड mg sin अल्फा। हमने ये भी बताया था प्लेन के अलोंग हमेशा साइन होगा, प्लेन के नॉर्मल कॉस होगा। अब जैसे ये ब्लॉक अगर मूव करना चाहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, तो पहले हम एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल एट विच एंगल made by inclined plane with horizontal, at which the body is at the verge of movement। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर वो एंगल जिस पर बॉडी की टेंडेंसी है कि अब मूव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? मतलब अब तक ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी टेंडेंसी है कि अब ये मूव कर जाएगा। आ रहे सबको समझ में? यस सर। मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसकी टेंडेंसी है, मीन्स अभी यहां तक इक्विलिब्रियम में है, मीन्स दिस फोर्स इज n is balanced by mg cos theta cos alpha and f is balanced by mg sin। तो अगर हम लिखें at equilibrium means n is equal to mg cos alpha और f is equal to mg sin alpha, equation first, second divided by first, f by n, mg sin alpha by mg cos alpha, means this is equal to tan alpha and this is equal to mu, तो अल्फा भी तुम्हारा tan इनवर्स म्यू के ही इक्वल आएगा। तो यहां से एक रिजल्ट मिल रहा है,
angle of friction is equal to the angle of repose. Angle of friction theta, angle of repose is alpha, means theta is equal to alpha, and this is equal to tan inverse of mu. ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, क्वेश्चन में डालता है, प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। आई बात समझ में? यस सर। अब हमें इसमें एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, एक चीज हमें बताओ कि हमने ये क्वेश्चन कराया है, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसका आंसर मैंने बता रखा है? क्वेश्चन तो पढ़ा है सर, आंसर याद नहीं आ रहा सर। एक बार चेक कर लेना, अगर मैं नहीं बताया हूं तो ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सर आपने क्वेश्चन तो लिखवाया था सर, ये इतना तो याद है, तो सर इसका एक बार आंसर चेक कर लेना, अगर हम आंसर नहीं बताए होंगे तो हम। यस सर, बताया था। बताया था? यस एक बार सर। चेक कर लेना, फिर भी चेक कर लेना, ठीक है? ओके। और अभी